नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत का अंतरिक्ष में ये डंका तेजी से बज रहा है और भारत अंतरिक्ष की दुनिया का मानो बेताज बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। भारत न सिर्फ विदेशी उपग्रहों को भारत से लॉन्च कर रहा है, बल्कि अब भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी जल्द होगा। भारत ने इससे भी आगे एक लंबी छलांग लगाई और अब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसके काम करने के बाद भारत में कोई आपदा आएगी नहीं। अगर आएगी तो जिंदगी शिकार नहीं होगी और अगर होंगी तो कम से कम होगी, क्योंकि यह सैटेलाइट हर घटना के घटने से पहले ही बता देगी कि क्या होने वाला है। और इसको बना रहा है इसरो और नासा एक साथ मिलकर। इसको नाम दिया गया है निसार, जो नए साल के साथ यानी 2025 में अंतरिक्ष में स्थापित कर दी जाएगी, क्योंकि यह है निसार जो बचाएगा संसार। लेकिन ये कैसे काम करेगी, इसको कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है और इसके बनने और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद कितने सालों तक ये काम करती रहेगी, आज हम आपको संसार को बचाने वाली निसार की पूरी कहानी बताने वाले हैं। निसार कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए आपको भारत की 10 बड़ी आपदाएं और उसमें मौतों को समझना पड़ेगा कि भारत ने कितनी आपदाओं के दौरान कितने जिंदगियों को खो दिया है। और उसमें सैकड़ों ऐसी आपदाएं हैं जिनको हमने इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन जिन 10 आपदाओं को इसका हिस्सा बनाया उनको जरा समझिए। 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई, 550 लोगों की मौत हुई। 2013 में उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आपदा आई और इसमें 5700 लोगों की जान चली गई। घायल कितने हुए, कितने पशु पक्षी इसके शिकार हुए, वो आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं। तो जितनी मौतें हैं उसमें आप हजारों की संख्या में पशु पक्षियों को जोड़ लीजिएगा, वो असली आपदा का हिस्सा होता है। 2007 के अंदर बिहार के अंदर बाढ़ आपदा आई और इस दौरान 1287 लोगों की मौत हो गई। 2004 के अंदर 14 देशों के अंदर सुनामी का असर था, लाखों लोगों की मौतें देश भर में हुई। लेकिन भारत की अगर बात कर दी जाए तो 12,000 मौतें अकेले भारत में हुई थी। 2001 का गुजरात भूकंप आपको याद होगा, 20,000 जाने गई थी, 1,67,000 इस दौरान घायल हो गए थे। वहीं 1999 ओडिशा के अंदर सुपर साइक्लोन आया था, 15,000 मौतें उस दौरान भी हुई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। इसी तरीके से 1993 के अंदर लातूर भूकंप आपदा आई, 20,000 जाने गई, लाखों की संख्या में लोग घायल हुए। 1943 बंगाल का सूखा, जिसने सभी को सन्न कर दिया, क्योंकि 15 लाख मौतों का आंकड़ा बताया जाता है कि उस दौरान भूख से मर गए। 1908 के अंदर कांगड़ा भूकंप आपदा आई, 20,000 जाने गई। इसी तरीके से 1839 में कोरिंगा चक्रवात आपदा आई, 3,20,000 मौतें उसमें हुई। और 1770 में कहा जाता है कि महान बंगाल अकाल आया और उसमें मरने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। लेकिन सवाल यह है कि जो मौतों का आंकड़ा हम आपको गिना रहे हैं, बता रहे हैं, उसका इस सैटेलाइट निसार से क्या संबंध है। अगर यह निसार सही तरीके से स्टेबल होता है, स्टैब्लिश होता है, तो हम आपदाओं को आने से पहले ही पहचान लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा समझिए ये निसार है क्या और कैसे काम करता है। तो जरा इसकी शुरुआत करते हैं। निसार यानी कि नासा इसरो सार मिशन। वजन कितना है इसका सैटेलाइट का? वजन है 2800 किलोग्राम। और इसमें जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो स्क्रीन पर हम आपको रिफ्लेक्टर दिखा भी रहे हैं, जब हम आपको पूरे इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस दौरान ये देखिए जरा, ये जो आपको ऊपर की तरफ निकला हुआ है रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा है, दरअसल यही इसकी जो हाइट है वो 39 फीट है। और ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है सोने की परत वाली तार की जाली से।
इसको बनाया गया। जो आप ऊपर नेट देख रहे हैं यही दरअसल सोने की परत की जाली से बना हुआ है। इसके अलावा ये कहां एस्टेब्लिश है? ये जो आप पृथ्वी पूरी देख रहे हैं, इस पृथ्वी से 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और ये पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर है। और इसका झुकाव पृथ्वी की तरफ कितना है? झुकाव है इसका 98 डिग्री। और ये कितने साल तक रहेगी? ये 3 से 5 साल तक काम करेगी, और कहा जा रहा है इससे ज्यादा भी ये वहां काम कर सकती है। लेकिन ये कहां से लॉन्च होगी, कैसे लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, इन सवालों के जवाब भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट को GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब ये GSLV Mk2 रॉकेट क्या है, आगे चल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से इसकी होगी। सैटेलाइट और पेलोड की कई बार टेस्टिंग पहले हो चुकी है, सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है, और उस टेस्टिंग के बाद अब इसको 2025 में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। और जिस के जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा, जिस रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा, वो GSLV Mk2 है, जिसके जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि GSLV Mk2 क्या है ये अब आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे, और Mk3 इसका जो न्यू वर्जन आया है उससे कितना अलग है, और Mk3 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ये भी आगे चलकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस निसार को बनाने पर खर्च कितना आया है, और उसमें क्योंकि इसरो और नासा दोनों ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है, तो इसरो ने कितना खर्च किया है और नासा ने कितना खर्च किया है, इसको जरा देखिए। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एक सैटेलाइट का अंतरिक्ष में जाना, कक्षा में स्थापित होना कितना महंगा होता है। इसरो ने जो खर्च किया है वो 788 करोड़ रुपए है। नासा ने जो खर्च किया है वो 808 मिलियन डॉलर है, और ये लगभग 68,132 करोड़ के आसपास है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसका वजन, जो हम पहले बता चुके हैं कि 2800 किलोग्राम के आसपास इसका वजन है, और इसका रिफ्लेक्टर 39 फीट के आसपास है, और इसमें सोने की परत का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कब यह मिशन लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, यह भी चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, कुछ ही दिनों में रडार एंटीना रिफ्लेक्टर बेंगलुरु पहुंच जाएगा। जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर, यही दरअसल रडार एंटीना रिफ्लेक्टर है। इसे इसरो के एक फैसिलिटी में रडार सिस्टम के साथ फिर से लिंक किया जाएगा। इसके बाद यह मिशन अपने लॉन्च की दिशा में एक और कदम करीब हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन ISS और धरती के ऑब्जर्वेशन के फील्ड में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। हालांकि 2014 के आसपास नासा और इसरो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2024 के आसपास इसको लगभग कंप्लीट करने की बात की गई। 2 बार ऐसा हो चुका है कि इसकी डेट आगे बढ़ाई गई, लेकिन फिलहाल यह माना जा रहा है कि 2025 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन जिस GSLV Mk2 के जरिए इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा, वो दरअसल क्या है ये भी आपको समझाते हैं। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV एक ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होता है। GSLV रॉकेट्स ने अब तक 18 मिशन को अंजाम दिया है, और इसका सक्सेस रेट बेहद बेहतरीन है, क्योंकि इन 18 मिशन में से सिर्फ ये 4 बार विफल हुआ है। 14 बार सफलतापूर्वक इसने सैटेलाइट को उसकी कक्षा के अंदर स्थापित किया है। दरअसल GSLV 10,000 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। अब चूंकि निसार सिर्फ 2800 किलोग्राम का है, बड़ी आसानी से उसको उसकी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देगा। क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS जिसे कहते हैं, GSLV Mk2 के तीसरे चरण का निर्माण करता है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि GSLV Mk3 भी आ चुका है, जो और ज्यादा पावरफुल है, चूंकि निसार का वजन सिर्फ 2800 किलोग्राम के आसपास है, और जो Mk2 है वो 10,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को आसानी से पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसलिए Mk2 का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बार के लिए मानकर चलते हैं, निसार आसमान में स्टेबल कर दिया गया है, इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो इसके काम करने से
माफ कीजिएगा, इसके काम करने से वो कौन कौन सी आपदाएं हो सकती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लगेगी, ये भी आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से ये जानकारी देगा वो कैसे होगा वो आगे चलकर हम बताएंगे। लेकिन शायद इन पूरी आपदाओं को अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि हां, निसार के आसमान में जाने के बाद, अंतरिक्ष में जाने के बाद संसार कैसे बचेगा। समझिए जरा, बवंडर अगर कोई आएगा उसके बारे में जानकारी देगा, कोई बड़ा तूफान आएगा उसके बारे में जानकारी पहले देगा, कोई अगर ज्वालामुखी विस्फोट किसी इलाके में होने वाला है उसके बारे में पहले आपको बताएगा, भूकंप के बारे में पहले बताएगा। और हमने आपको शुरुआत में बताया कि कितने भूकंप की वजह से, कितनी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अकेले भारत में करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने की एग्जैक्ट सिचुएशन ये बताएगा कि कितना पिघल रहा है, कितना नया बन रहा है, कितना उसमें बदलाव आया है, बदलाव की वजह से समुद्र के अंदर क्या वाकई में तूफान आ सकता है, साइक्लोन क्रिएट हो सकते हैं, सुनामी जैसी स्थिति बन सकती है, ये सब पहले बताएगा, पहले आगाह करेगा। इसके अलावा अगर किसी जंगल के अंदर आग लग रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा और उसको कंट्रोल करने में, वक्त से पहले कंट्रोल करने में इससे सहायता मिलेगी। इसके अलावा समुद्रों के जलस्तर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में आपको बताएगा, बढ़ोतरी क्यों हो रही है उसके बारे में आपको बताएगा, उस बढ़ोतरी के होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये पूरा डाटा तैयार करके देगा। इसके अलावा खेती, गीली धरती, बर्फ का कम होना, धरती पर बढ़ता कचरा, ये भी इंटरेस्टिंग, आप जरा सोचिए। ये भी बताएगा कि धरती पर कितना कचरा बढ़ रहा है, वो कचरा किन इलाकों के अंदर बढ़ रहा है, जिन इलाकों के अंदर वो कचरा बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या समस्या आ रही है, खेती के बारे में भी इससे जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाला संकट भी निसार पहले बता देगा। तो एक तरीके से अंतरिक्ष में ये ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी पृथ्वी का चौकीदार भी है, जो बताएगा कि कौन सा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है या कौन सा संकट पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये भी बता देगा कि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में भी ये जानकारी दे देगा। लेकिन अब सवाल यह कि कैसे देगा, निसार अंतरिक्ष में कैसे दिखेगा, कैसे एस्टेब्लिश होगा, ये भी हम आपको समझाते चलते हैं कि ये कैसे जाएगा। उसके बाद उस कक्षा के बारे में भी बताएंगे जिसके अंदर इसको स्टेबल किया जाएगा। निसार सैटेलाइट में एक बड़ा मेन बेस होगा जिसमें क्या क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्टर्स होगा, इसमें एक टेलीस्कोप होगा, इसमें रडार सिस्टम होगा, इससे एक आर्म निकलेगा जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा और ये सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद खुल जाएगा और इसमें डिश एंटीना जैसी एक छतरी, बड़ी छतरी निकलेगी और ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार कहलाती है। जो हम आपको दिखा रहे हैं ना लगातार, वही दरअसल सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो सारी जानकारी को इकट्ठा करेगा और उसके बाद जानकारी साझा करेगा और उसके आधार पर विश्लेषण होगा कि कौन सी आपदा आने वाली है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन नासा और इसरो दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं, तो दोनों के बीच में कामों का विभाजन भी होगा। तो चलिए ये भी समझ लीजिए कि इसमें इसरो की भागीदारी क्या है और नासा की भागीदारी क्या है, इसको भी जरा समझिए। अगर इसमें बात करें रडार 2 की, तो बेस रडार जो है इसरो ने उसको विकसित किया है। बैंड रडार जो है, एल बैंड रडार जो है, बेसिकली एल बैंड क्या होता है आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन एल बैंड रडार को नासा ने बनाया है। एस बैंड रडार का निर्माण अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंदर हुआ है, जिसे हम बेस रडार कह रहे हैं, दरअसल वही एस रडार है, एस बेस रडार है। एल बैंड रडार का निर्माण नासा के स्पेसक्राफ्ट में हुआ है और इस दौरान जो महत्वपूर्ण उपकरण है इसमें जीपीएस, उच्च क्षमता वाले 16 डेटा रिकॉर्डर्स, पेलोड डेटा इसके अंदर सब सिस्टम किए गए, यानी कि वो इसके अंदर ऐड किए गए। लेकिन हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया इस दौरान, एक हमने किया एल बैंड का और दूसरा एस बैंड का। तो चलिए इस फ्रीक्वेंसी को भी समझते चलते हैं कि सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, क्योंकि जब हम एल बैंड कह रहे हैं या एस बैंड कह रहे हैं तो ये दरअसल आसमान के अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको बाकायदा एक लेयर के साथ विभाजित किया गया। मसलन शुरुआत करें एल बैंड के साथ तो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज एल बैंड कहलाता है। इस एल बैंड पर क्या क्या काम करता है, इस पर जीपीएस काम करता है
और मोबाइल उपग्रह सेवा काम करती है। अगला है एस बैंड। एस बैंड काम करता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर। इसका काम क्या होता है? यह मौसम रडार के काम आता है, हवाई यातायात नियंत्रण के काम आता है और मोबाइल उपग्रह अनुप्रयोग के काम आता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है सी बैंड। दरअसल 7 बैंड है, जैसे हम 7 कलर्स ऑफ रेनबो कहते हैं ना, ऐसे ये 7 बैंड्स हैं। जो तीसरा है वो सी बैंड है, ये 4 से 8 गीगाहर्ट्ज है। इसका इस्तेमाल कहां होता है? टीवी प्रसारण के अंदर होता है और डेटा संचार में होता है। इसके बाद है एक्स बैंड, जो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज पे है। मुख्य रूप से रडार और संचार के लिए सैन्य अनुप्रयोग में इसका इस्तेमाल होता है। जो सैन्य सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, जो सैन्य उपकरण होते हैं, जो सैन्य फोन होते हैं, वो सब दरअसल एक्स बैंड पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है कू बैंड। कू यानी कि के यू बैंड, ये 12 से 18 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। उपग्रह टेलीविजन इसी के यू बैंड पर काम करते हैं, जिसको हम D2H यानी कि डायरेक्ट टू होम कहते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी इसी पर काम करती है। इसके बाद है के ए बैंड, जो 26 से 40 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। हाई थ्रूपुट डेटा संचारण इसी के जरिए होता है और जो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना हाई स्पीड इंटरनेट है वो दरअसल के ए बैंड के ऊपर ही काम करता है। मसलन आप जो निसार जाकर एस्टेब्लिश होगा अपनी कक्षा के अंदर, वो एल और एस बैंड के साथ काम करेगा। लेकिन काम कैसे करेगा? पृथ्वी के बारे में जानकारी कैसे जुटाएगा? तो जरा अब इसको भी समझते हैं, क्योंकि हर 12 दिन में निसार अपनी रिपोर्ट देगा। 12 दिन ही क्यों? क्योंकि 12 दिन में ही निसार पृथ्वी का दूसरा चक्कर लगाएगा। इसको ऐसे भी समझिए कि निसार हर 12 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा। इतने दिन के अंतर में धरती पर आने वाले बदलाव जांच करेगा। जो निसार का रडार है वो 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की साफ तस्वीरें ले सकता है। सटीकता से पता कर पाएंगे हम कि किस देश में किस तरह का मौसम है, किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका बन रही है। इस मिशन की लाइफ 5 साल मानी जा रही है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बाकायदा अंतरिक्ष के अंदर अपना स्पेस सेंटर भी जल्द बनाने वाले हैं। तो अगर इसमें कोई अपग्रेडेशन होंगे तो वो अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं। दूसरा, अमूमन 5 साल के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च होती है वो अगले 5 साल के लिए भी काम करे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन श्रीहरिकोटा से जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो लॉन्च के बाद क्या होगा, ये अंतरिक्ष में जाकर कैसे काम करेगा, तो चलिए इसे भी हम समझाते हैं। क्योंकि लॉन्च के बाद पहले 90 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 90 दिन के अंदर कमीशनिंग यानी कि इन ऑर्बिट चेकआउट के लिए समर्पित होंगे और इसका उद्देश्य विज्ञान संचालन के लिए वेधशाला तैयार करना है। कमीशनिंग को प्रारंभिक चेकआउट, अंतरिक्ष यान चेकआउट, उपकरण चेकआउट के उप चरणों में विभाजित किया गया है। इंजीनियरिंग प्रणालियों की जांच करना, रडार को चालू करना और उनका स्वतंत्र रूप से परीक्षण करना। इसके बाद दोनों रडार के संचालन के साथ संयुक्त परीक्षण करना, ये सब पहले 90 दिन है। 90 दिन के बाद ये पूरे तरीके से संचालित हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा और हर 12 दिन के बाद रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर हमें पता चलेगा कि दुनिया के किस हिस्से के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की आपदा आने वाली है, जो आपदा आने वाली है उसके पीछे की वजह क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। लेकिन ये जो सब करेगा, ये करेगा सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, ये भी समझिए। दरअसल एक प्रकार का सक्रिय डेटा संग्रहण है, जहां एक उपकरण ऊर्जा की एक पल्स भेजता है, वापस परावर्तित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करता है और उसी के आधार पर डेटा को तैयार करता है और उसको वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेगा। मतलब इस पूरे रडार से एक किरण पृथ्वी के हिस्से पर जाएगी जो 280 किलोमीटर के क्षेत्रफल को पूरा मैपिंग करेगी, स्कैन करेगी और वहां से जो वापस किरणें वापस आएंगी इस रडार पर, उससे एक पूरा डेटा तैयार होगा और उस डेटा के आधार पर वो तमाम चीजों को समझा जाएगा जो इसके अंदर हैं। लेकिन किस तरीके से निसार को एस्टेब्लिश किया गया है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान संचालन चरण कमीशनिंग के अंत में शुरू होता है और 3 साल तक यह चलता रहता है।
इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें L1 विज्ञान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी डेटा शामिल होते हैं। व्यापक सत्यापन गतिविधियां पहले 5 महीने में होगी, जिसमें 1 महीने की अवधि के वार्षिक अपडेट होंगे। विज्ञान अवलोकनों का शेड्यूल विभिन्न प्रकार के इनपुट द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें L और S बैंड, लक्ष्य मानचित्र, रडार मोड, टेबल और अंतरिक्ष यान के अलावा ग्राउंड स्टेशन की बाधाएं और क्षमताएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम GPL की मिशन योजना टीम द्वारा निर्धारित किया जाएगा और परियोजना संदर्भ मिशन को उड़ान भरने का प्रयास करेगी। इसमें इन विज्ञान अवलोकनों को बिल्कुल पूर्व लॉन्च की योजना के अनुसार शामिल किया जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा और दूसरी तरफ निसार जैसी सैटेलाइट, जो पृथ्वी के किस हिस्से में क्या गतिविधि हो रही है, पृथ्वी के अंदर क्या गतिविधि हो रही है, समुद्र के अंदर क्या गतिविधि हो रही है, हिमालयन रेंज के अंदर क्या गतिविधि हो रही है, बर्फ कितनी बन रही है, कितनी पिघल रही है, ज्वालामुखी विस्फोट कहां हो सकता है, सुनामी कहां आ सकती है, साइक्लोन कहां आ सकते हैं, जंगल में आग कहां लग सकती है, इसके अलावा पेड़ पौधों की संख्या कितनी बढ़ रही है और पृथ्वी पर कचरा कितना बढ़ रहा है, ये सब डाटा जब हमारे पास होगा तो हम आपदाओं से ना सिर्फ बचेंगे, बल्कि आपदाओं के आने से पहले हम तैयार होंगे। और जिस तरीके से हमने शुरुआत में बताया कि कितनी प्राकृतिक आपदाओं में कितने लाखों लोगों की जान चली गई, उनसे ना सिर्फ हम खुद को बचा पाएंगे, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में डंका बजाने को भारत तैयार हो चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।